तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की हिंदी का जो सब्जेक्ट है उनकी जो दो बुक हैं, एक अंतरा है और एक है अंतराल। तो उसी के मैं 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ, यानी कि हर चैप्टर से एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूँ आपको कि मैंने एक अपनी हिस्ट्री की जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न की एक वीडियो डाली थी, उस पर कई बच्चों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है, अच्छे कमेंट भी किए, शेयर भी किया था, बच्चों ने कमेंट करके बताया था। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखिए हमारे 15 जो प्रश्न हैं वो आपकी दोनों बुक से हैं, आपका गद्य खंड और जो काव्य खंड होता है दोनों से, और जो आपकी दूसरी किताब है अंतराल उससे भी हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी का शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। क्या इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक दिया जा सकता है? तो आपको पता है कि ईदगाह जो कहानी है वो ईद और ईदगाह के सम्मुख ही घूमती है, और ये जो कहानी है वो हामिद जो बच्चा है उसके बारे में बताई गई है। ठीक है, कि वो किस तरह से ईदगाह में जाने की तैयारी करता है। ठीक है, और क्या क्या उसके प्रति मतलब ईदगाह के प्रति वो उसका क्या क्या नज़रिया है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बताना है। और इसके बाद अगर हम इसका कोई दूसरा और शीर्षक देना चाहें तो इसका नाम हम दे सकते हैं हामिद और उसकी दादी। इसके अलावा और भी शीर्षक हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो हामिद के चरित्र की अगर हम 3 विशेषताएं बताएं तो सबसे पहला ये है कि हामिद एक समझदार व्यक्ति था। अब समझदार व्यक्ति कैसे था वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मतलब पॉइंट दूसरा है, चतुर भी था, यानी कि चालाक था। और तीसरा है, भावुक और अपनों से प्रेम करने वाला था। अर्थात अगर हम हामिद के चरित्र की बात करें तो वो एक समझदार बच्चा भी था। और समझदार बच्चा किस तरह से था, क्योंकि वो मतलब ये आपको 3-4 लाइनें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं, आप इन सभी को पढ़ेंगे तो आपको आंसर जो है वो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि दोपहर का भोजन जो पाठ है आपका, वो शीर्षक किन जो दृष्टियों से पूर्णता सार्थक है, यानी कि किन दृष्टियों से पूर्णता सार्थक है। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरी कहानी है दोपहर का भोजन, ये पूरी कहानी दोपहर के भोजन के समय को दर्शाता है। जैसे रामचंद्र तथा मोहन का दोपहर में आना तथा फिर से चले जाना, पिताजी का विश्राम करना आदि बातें दोपहर के समय को सार्थक कर देती थी। सभी आती थे, सभी खाना खाते थे, उसके पश्चात चले जाते थे। इस कहानी का नाम इसीलिए दिया गया है। ठीक है, इसीलिए इस कहानी का नाम दोपहर का भोजन दिया गया है। अगला प्रश्न है, गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो एक कहानी है हमारी गूंगे, उसको पढ़ के आपके मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए उसको पढ़ के, जो गूंगे कहानी है उसको पढ़ के मेरे मन में, यानी आंसर लिखें तो गूंगे के प्रति सहानुभूति। अब आपको पता है समाज में एक गूंगा रहता है, तो उसके प्रति आपकी क्या क्या मतलब नज़रिए हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इजीली। 5-6 लाइनें मैंने लिखी हुई हैं आप सभी के लिए, बहुत इजी सा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न उसी चैप्टर से कि कहानी का शीर्षक गूंगे है, जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया, अर्थात कटाक्ष किया, यानी कि ये व्यंग्य किया है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो लेखक के अनुसार जो आज का समाज है वो अन्याय के प्रति गूंगा या अपेक्षित रहता है, यानी कि जो अन्याय हो रहा है समाज में उसके बारे में लेखक ने इस चैप्टर में हमें बताया है, जिसको अन्याय को यहाँ पे प्रतीक माना है गूंगे को। ठीक है, तो वो गूंगा क्या होता है, अपने आप लोगों के विचित्र विभिन्न प्रकार से अत्याचार सहता रहता है, लोग चुपचाप उसे देखते रहते हैं, बस सहानुभूति रखते हैं, लेकिन कुछ करने का मौका मिले तो वो नहीं करते, उसका शोषण होता रहता है। तो इस तरह से बताया है कि अन्याय के प्रति जो लोग हैं वो किस तरह से सोए हुए हैं। ठीक है, तो गूंगे पाठ में यही बताया गया है, और गूंगा जो है वो अन्याय का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया और क्यों, यानी कि ज्योतिबा फुले है उसने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया था और क्यों किया था। तो ज्योतिबा फुले ने हमारे ब्राह्मण समाज में व्याप्त रूढ़िवादी सोच तथा स्वयं को श्रेष्ठ जाति घोषित करने की जो मानसिकता है उस पर प्रहार किया था। वे जानते थे कि जो ब्राह्मण समाज है वो जानबूझकर इस प्रकार की सोच विकसित
कर रहा है कि जो शूद्र है तथा महिला हैं उनको अधिकारों का क्षरण किया जाए, उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाए। तो ज्योतिबा फुले ने समाज की ये जो धारणा थी उसको स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये प्रश्न था कि ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया और क्यों। अगला प्रश्न है हमारा कि खानाबदोश, ये आपका चैप्टर है। खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है, इन समस्याओं के प्रति जो कहानीकार के दृष्टिकोण है वो क्या है वो स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देखिए खानाबदोश जो कहानी है वो निम्नलिखित समस्याओं की ओर संकेत करती है। पहला कि किसानों का जीविका चलाने के लिए गाँव से पलायन, अर्थात वो किसान जो है वो जीविका चलाने के लिए गाँव से शहरों में बस रहे हैं। मजदूरों का शोषण तथा नारकीय जीवन, यानी कि जो मजदूर हैं वो क्या करते हैं, उनका शोषण किया जाता है बड़े मालिकों द्वारा। ठीक है, गाय है जातिवाद तथा भेदभाव भरा जीवन, और गाय है स्त्रियों का शोषण। और उसके बाद है कि लेखक ने प्रस्तुत कहानी में सुकिया और मानव के माध्यम से निम्नलिखित समस्याओं को हमारे समक्ष रखा। जैसे ये दोनों जो है वो कहानी के पात्र हैं। भेड़ चाल का ये जीवन नहीं बिताना चाहते थे, समझौता नहीं करना चाहते थे, अपनी मेहनत पर विश्वास रखते थे, ठेकेदारों को मुँह तोड़ जवाब दिया करते थे। इस तरह से और भी इसमें पॉइंट हैं। ठीक है, तो आपने समझा कि खानाबदोश जो कहानी है वो आज के समाज की किन किन समस्याओं की ओर संकेत करता है, वो ये 4 समस्याएं हैं, और समस्याओं के प्रति कहानीकार का दृष्टिकोण क्या है वो भी आपको पता चला। आगे प्रश्न है, चलिए लोग हमारा घर ना बढ़ने देंगे, सुकिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना बताइए। तो बहुत ईजी सा प्रश्न है, आपको ये आंसर आता भी होगा, अगर नहीं भी आता है तो आप इसको पढ़ लीजिए आंसर को, आपको इजीली याद भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है, आई होप आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो प्रश्न और आंसर मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये PDF है मेरे पास, मैंने बनाई है वर्ड पे। मतलब बहुत टाइम लगता है एक PDF को बनाने में वर्ड पे, पहले हिंदी में लिखो उसके बाद इस तरह से कलर वगैरह करो, है ना। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो से लेखक ने अपने देश की खराबियों की मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है। यानी कि इस कथन के माध्यम से जो लेखक है उसने अपने देश की जो खराबियाँ हैं उसका मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है कि जो लेखक है वो ये मानते हैं कि हिंदुस्तानी लोग आलस के कारण बेकार हो गए हैं। यानी कि जो लेखक है वो मानता है हिंदुस्तानी लोग आलस के कारण बेकार हो गए हैं, उनकी जो योग्यताएं और क्षमताएं हैं वे आलसपन के कारण समाप्त हो गई हैं। अब उनमें नेतृत्व का गुण नहीं रहा है। उन्हें ट्रेन के इंजन की भांति कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला ही चाहिए, अर्थात तो वो अपने ऊपर मतलब अपने पैरों पे खड़ा होकर नहीं चलना चाहते, वो चाहते कि हम पे कोई शासन करे इस तरह से। और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं पूरा आपको नहीं समझा रहा हूँ, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है और मैं भी जॉब से आया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको वैसे प्रश्न तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ और आंसर मैं आपको बता ही रहा हूँ, फिर भी आप एक बार इसे पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ से शुरू हो जाता है कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती घर में नहीं घर के बाहर दी गई, इससे लेखक का क्या अभिप्राय है। अर्थात जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है उसकी चुनौती घर से बाहर नहीं घर में दी गई, घर में नहीं घर से बाहर दी गई है, इससे लेखक का क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इससे लेखक का अभिप्राय है कि अन्याय दोनों जगह होता है, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। ठीक है, जब अन्याय को चुनौती देने की बात आती है तो मनुष्य घर के अंदर के अन्याय को चुपचाप सह जाता है, ये बात हकीकत है। कारण परिवारजन अब उसके अपने होते हैं, अपनों को चुनौती देने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसको चुनौती देने का मतलब है अपने को चुनौती देना, अर्थात लोग चुप्पी साध लेते हैं। घर के बाहर अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती देना सरल होता है, पूंजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह, शासन के प्रति विद्रोह आदि विद्रोह सरलता से खड़े हो सकते हैं। तो ये बहुत ईजी सा प्रश्न था। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं अपना जो काव्यांश वाला पार्ट है उसकी तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, ये कबीर जी का जो चैप्टर है उससे है कि हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई देखी। इस कथन के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते थे, वे उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं। ठीक है, तो कबीर जी जो है वो दोनों धर्मों को यहाँ पे आडंबर मानते हैं कि जो दोनों धर्म हैं उसमें कई प्रकार के आडंबर विद्यमान हैं।
दोनों स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। देखा जाए तो दोनों ही व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं। कबीर कहते हैं कि हिंदू किसी को अपने बर्तनों को हाथ नहीं लगाने देते, यही लोग वैश्यों के चरणों के दास बने रहते हैं, अतः इनकी शुद्धता और श्रेष्ठता बेकार है। मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि ये जीव हत्या करते हैं, उसे मिलजुल कर खाते हैं, यह कहाँ की भक्ति है। अतः इन दोनों की विशेषताओं का वर्णन करके उन पर व्यंग्य करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि खेल में कृष्णा, एक मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। यह है कि खेल में कृष्णा के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या तर्क दिए। तो खेल में जब कृष्णा जी रूठ जाते हैं तो साथी कहते हैं तुम्हारी हार हुई है और तुम नाराज़ हो रहे हो, ये गलत है, यानी कि हमें हार को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा है तुम्हारी और हमारी जाति सबकी समान है, खेल में भी सभी समान होते हैं। गा है जब हमारे पालक नहीं हो अतः तुम्हें हमें यह अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। यह है यदि तुम खेलते समय बेईमानी करोगे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा, ये जीवन की सच्चाई है, ठीक है। तो खेल में कृष्णा जी जब रूठ जाते हैं तो उनके साथी उन्हें क्या तर्क दे के समझाते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपकी जो कविता है सपना, इसमें जो कविता का भाव सौंदर्य है वो क्या है। तो ये आपका अलग से भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सपना कविता के भाव सौंदर्य में संयोग व्यवस्था का वियोग में बदला जाना है, अर्थात मिलन का वियोग में बदलना इसके सौंदर्य को निखार देता है। ऐसा अनूठा संगम कम देखने को मिलता है। सपनों में नायिका कृष्ण का साथ पाती है, वह जैसे ही इस साथ को और आगे तक ले जाना चाहती है, नींद खुलने के कारण छूट जाता है। सपना टूटने से कृष्णा का साथ छूट जाता है और वही दुखी हो जाती है। यहाँ पे अनुप्रासता पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। सपना कवित्व में कवि के शिल्प सौंदर्य की अद्भुत क्षमता का पता चलता है, ठीक है। इस कविता में भाव सौंदर्य को निखारने में सोने पर सुहागा जैसा काम किया गया है। तो सपना कविता का भाव सौंदर्य आई होप आप समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है कृष्ण प्रेमी में डूबी जो गोपियां हैं वो श्याम को मतलब कृष्ण प्रेम में डूबी गोपी क्यों श्याम रंग में डूब कर भी उसे निचोड़ना नहीं चाहती, ठीक है। तो इसका आंसर है कि जो गोपी है वो श्याम रंग में डूबी हुई हैं, यह कृष्णा के प्रेम का रंग है, वह इसे हटाना नहीं चाहती। इसको निचोड़ देंगी तो यह रंग निकल जाएगा, वह इससे स्वयं को अलग नहीं करना चाहती हैं, इसे हटाने से कृष्णा अलग हो जाएंगे, अतः वह इसे स्वयं पर लगे रहने देना चाहती हैं, इसीलिए वह इस कृष्णा रूपी प्रेम रंग को नहीं निचोड़ने देना चाहती। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कविता के आधार पर लिखिए। तो संध्या के समय सूर्य का प्रकाश लाल आभा के लिए हो जाता है, पीपल के पत्ते ताम्र वर्ण के हो जाते हैं, वे पेड़ से गिरते ऐसे लगते हैं मानो सुनहरी आभा लिए झरने विभिन्न धारा से बह रहे हों, सूर्य रूपी खंभा धरती में जाता हुआ लगता है, क्षितिज से सूरज गायब हो जाता है, गंगा का जल चितकबरा लगने लगता है। तो संध्या के बाद प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है जाग तुझको दूर जाना। ये कविता है आपकी कि जाग तुझको दूर जाना। कविता में कवित्री मानव को किन विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है, ठीक है। तो इस कविता में जो कवित्री है वो विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। पहला, वे कह रही हैं कि हिमालय के हृदय में कंपन हो रहा है, इससे भूकंप की स्थिति बन सकती है, लेकिन तुझे बढ़ना है, इस कंपन को तुझे डरना है। प्रलय की स्थिति बन गई है, ऐसी स्थिति में मनुष्य घबरा जाते हैं, तुझे निरंतर बढ़ते रहना है। गाय चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ है, तुझे इस स्थिति में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी तुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जाग तुझको दूर जाना, इस कविता में कवित्री ने मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए इस तरह से उत्साहित किया है, पर्वत का उदाहरण देके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिड़चिड़ाने के क्या कारण है। तो कस्तूरी मृग जो है वो पूरा जीवन कस्तूरी गंध के पीछे भागता रहता है, उसे इस सत्य का ज्ञान नहीं होता, भान नहीं होता कि वह गंध तो उसकी नाभि से व्याप्त कस्तूरी से आती है। जब वह ढूंढ कर थक जाता है तो उसे अपने पर ही चिढ़ हो जाती है, वह अपनी असमर्थता के कारण परेशान हो उठता है। तो आपने देखा कि चीज़ हमारे पास ही है फिर भी हम उसे नहीं ढूंढ पाते, ऐसा किस लिए कि हमें ज्ञान नहीं है। तो कस्तूरी मृग का अपने पर ही चिड़चिड़ाने के ये कारण थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मगध कहने को मगध है, यानी कि जो मगध है वह अब कहने का मगध है, रहने को नहीं है।
इसके आधार पर मगध की स्थिति का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है, आपके पास अगर हिस्ट्री है तो मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में विद्यमान था। इसकी समृद्धि और ताकत पूरे भारत में मानी जाती थी, लेकिन यह मात्र कहने के लिए था। मगध की जनता शासन व्यवस्था के निरंकुश व्यवहार से परेशान थी। लोगों को सताया जा रहा था, उन पर शासन उचित मांगों के लिए आगे घुटने टेकने पड़ते थे। यह स्थान नागरिकों के लिए अब उचित नहीं था। जब वहाँ की जनता ही वहाँ प्रसन्न नहीं है तो उसके नाम का कोई महत्व नहीं रह जाता। यह स्थान लोगों के रहने के लिए अब बेकार है। ठीक है, तो मगध अब मगध नहीं, मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं है। ठीक है, तो इस आधार पे हमने जाना कि किस तरह से है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि घर में रहने वालों से ही घर घर कहलाता है, अर्थात जो घर में लोग रहते हैं तभी वह घर घर कहलाता है। पारिवारिक रिश्ते खून के रिश्ते हैं, फिर भी उन्हें रिश्तों को न खोल पाना। कैसी व्यवस्था, अपनी राय लिखी, यानी कि इस कथन के बारे में हमें अपनी राय लिखनी है। ठीक है, तो यह सही है कि घर में रहने वालों से घर कहलाता है। पारिवारिक रिश्ते खून के रिश्ते हैं, ये ऐसे रिश्ते हैं जिनसे हम चाहें भी तो खोल नहीं पाते, कारण आर्थिक तंगी इनमें एक रेखा खींच देती है। सब साथ रहते हैं लेकिन व्यवस्था कुछ बोल नहीं पाते। गरीबी से व्याप्त परिवार में सबके पास शिकायतों का भंडार होता है, तो सब प्रयास करते हैं कि मुंह से ऐसा कुछ न निकले जिससे अन्य को दुख पहुँचे। अतः सब चुप रहना भी समझते हैं। यहाँ पर वे एक दूसरे के सम्मुख अपनी दिल की बात बोलने में भी हिचकिचाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बादल को घिरते देखा है। ये आपकी कविता भी है और चैप्टर का नाम भी मतलब पंक्ति भी है कि बादल को घिरते देखा है। पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या सौंदर्य आया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पंक्ति को कवि ने टेक के रूप में प्रयोग किया था। इसे प्रत्येक अंतरा के बाद प्रयोग किया गया है। इस तरह कविता प्रभावी बन जाती है और उसका मूल भाव स्पष्ट हो जाता है। इससे प्रयोग में काव्य सौंदर्य में भी अद्भुत वृद्धि हो जाती है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कविता का कि जो आपकी हस्तक्षेप कविता है वह सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध की कविता है। स्पष्ट कीजिए, यानी कि वो सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध के ऊपर एक व्यंग्य करती है, उसके बारे में बताना है। तो मगध में कवि, ये मगध वाला जो चैप्टर है कविता उसमें है कि मगध में कवि ने शासन व्यवस्था को क्रूर दिखाया, जो विरोध को दबाने के लिए तथा मनमाना व्यवहार करने के लिए लोगों पर नाना प्रकार से अत्याचार करती है। इस तरह मगध को आतंक का वातावरण विद्यमान रहता है। यह कविता ऐसी शासन व्यवस्था के खिलाफ है जो क्रूरतापूर्वक शासन करते हैं, जनता की भावनाओं तथा अधिकारों का हनन करते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था में प्रतिरोध होना आवश्यक है। कवि बताता है कि यदि जनता इस क्रूरता शासन व्यवस्था का अंत करना चाहती है तो उसे प्रतिरोध करना पड़ेगा। जब तक वे प्रतिरोध नहीं करेंगे यह क्रूरता चलती ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद अभी ये है जो हमारी अब बुक है अंतरा, इसके हम प्रश्न जो है वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक जो प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए जो अंतरा बुक है उसके प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एकांकी में अम्मा की जो तस्वीर उभरती है अंत में वह बिल्कुल बदल जाती है। अर्थात एकांकी में जब अम्मा की जो तस्वीर हमें देखने को मिलती है लेकिन अंत तक वह बिल्कुल बदल जाती है, इसके बारे में टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो टिप्पणी करते हैं। एकांकी कि घर में अंडे खाना, चंद्रकांता जैसी पुस्तकें पढ़ना तथा सिगरेट पीना इत्यादि को गलत माना जाता है। घर में इनका प्रयोग नहीं किया जाता था। परिवार के सब सदस्य ये कार्य छिपकर करते थे, यानी मना तो था लेकिन वो ये सारे कार्य छिपकर करते थे। इस प्रकार की बातें पढ़कर पाठक के मन में अम्मा के प्रति जो तस्वीर उभरी वह रूढ़िवादी सोच रखने वाली स्त्री की थी। ठीक है, वहीं अगर हम इसके अंत की बात करें, वे जानती हैं यदि वे बच्चों को इन कार्यों को करने से रोकेंगी तो हो सकता है कि बच्चों के मन में उनके प्रति डर और सम्मान की भावना समाप्त हो जाए। अभी तो वे उनके डर से सारे काम छिपकर करते हैं, वे कुछ कहती हैं तो उनका डर निकल जाएगा और वे सारे काम खुलकर करने लगेंगे। था लोग चुपचाप रहकर उससे डर को कायम रहने देते हैं। ठीक है, तो इसके बीच की जो बातें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। बस है क्या, जो इम्पोर्टेंट था वो यही 5-6 लाइनें हैं, पहली और लास्ट की। ठीक है, तो ये सभी आप पढ़ सकते हैं इजीली। प्रश्न क्या है कि एकांकी में अम्मा की जो तस्वीर उभरती है वो बिल्कुल बदल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उस समय
वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? आपके विचार से साहित्य के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? ठीक है, तो लेखक, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि जो साहित्य है उसके बारे में। तो देखिए, शरत चंद्र के बचपन में उन्हें साहित्य दुखदाई लगता था। विद्यालय में उन्हें सीता वनवास, चारुपाठ, सद्भाव, सद्गुण तथा प्रकांड व्याकरण जैसी साहित्यिक रचनाएं पढ़नी पड़ती थीं। शरत चंद्र को ये अच्छी नहीं लगती। पंडित जी द्वारा रोज परीक्षा लिए जाने पर उन्हें मार भी खानी पड़ती थी। अतः अपने बचपन में साहित्य उन्हें दुखदाई लगता था। यही कारण है कि लेखक ने ऐसा कहा। हमारे विचार से साहित्य के बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं, वे इस प्रकार हैं। पहला ये है कि साहित्य मनुष्य के मनोरंजन का बहुत उत्तम साधन है। इसको पढ़ने से समय अच्छा व्यतीत होता है। दूसरा है, यदि मनुष्य अच्छा साहित्य पढ़ता है तो वह मनुष्य का ज्ञान भी बढ़ता है, उसकी सोच को नई दिशा भी मिलती है। तीसरा है, साहित्य में इतिहास संबंधी बहुत से तथ्य विद्यमान हैं। साहित्य के माध्यम से इतिहास की सही जानकारी भी मिलती है। लास्ट है, साहित्य के माध्यम से मनुष्य अपने देश, गांव, समाज इत्यादि के समीप आ जाता है। उसमें विद्यमान सामाजिक मान्यताओं, विषमताओं, कमियों, खूबियों इत्यादि को जान सकता है। तो साहित्य का एक उद्देश्य नहीं है, और भी उद्देश्य हैं, वो इस तरह से हमने जाना। और लेखक को साहित्य दुखदाई क्यों लगता था वो भी आपने समझा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हैं। ठीक है, ये प्रश्न मैं अभी आपको समझा देता हूँ फिर भी। तो हाँ, पहले लोग कला की कदर नहीं करते थे, अब कदर करने लगे हैं। राजा महाराजा व अंग्रेजी अफसर आदि को ही जो दीवारें थी वो, ये जो पेंटिंग है उनकी दीवारों की शोभा बढ़ाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, आज कला तथा कलाकार का सम्मान किया जाता है। तब तो शिक्षा में भी अब अभिन्न अंग इसे बना दिया गया है। आज यह जीविका का मजबूत साधन भी है। विभिन्न स्थानों पर कलाकार आज इसके माध्यम से पैसा तथा नाम दोनों ही कमा रहे हैं। ठीक है, वह जानता है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने समझा कि कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था, अब कैसा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक जन्मजात कलाकार है। लेखक जन्मजात कलाकार है। इस आत्मकथा में सबसे पहले यह कहाँ उदित होता है? ठीक है, तो लेखक जब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने जाता है तो चित्रकला की कक्षा में उसकी यह कला उभर कर सामने आती है। एक दिन चित्रकला की कक्षा में मास्टर बच्चे को ब्लैक बोर्ड में एक चिड़िया का चित्र बनाकर देते हैं। वे चाहते हैं कि सभी बच्चे अपनी स्लेट में उसे बनाएं, मात्र लेखक ही उस चिड़िया के प्रतिलिपि अपनी स्लेट पर बना पाता है। पूरी कक्षा में लेखक के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं था जिसने चित्र बनाया हो। इसके लिए उसे 10 में से 10 अंक मिलते हैं, और यहीं पे लेखक जन्मजात कलाकार है। आत्मकथा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5वां है, आपको शरत और उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव में क्या समानताएं नजर आती हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो शरत है और उसके पिता जो मोतीलाल हैं, उसके स्वभाव में क्या समानताएं नजर आती हैं, ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। शरत के अंदर अपने पिता मोतीलाल के स्वभाव की बहुत सी समानताएं विद्यमान हैं। जैसे वे इस प्रकार हैं। शरत पिता के समान साहित्य पढ़ने और लिखने का शौकीन था। उसने अपने पिता को पुस्तकालय की भी पुस्तकें पढ़ ली थी। दूसरा, उसने पिता के स्वभाव से स्वतंत्र व्यक्ति थे। शरद भी ऐसा ही था। उसने कभी बंधकर रहना नहीं सीखा था, अतः नाना के 1000 बंधन उसे रोक नहीं पाए। तीसरा है, शरद तथा उसके पिता सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते थे। उनके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं था। 5वां है, उसका सौंदर्य बोध पिता के समान ही था, जो उनके लेखन में स्पष्ट रूप से झलकता है। 5वां, वह पिता के समान यायावर प्रकृति की व्यक्ति था। एक स्थान पर टिकना उसके लिए संभव नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि शरत और उसके पिता मोतीलाल नेहरू के बीच में क्या समानताएं थी। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है 5 नंबर में। अंडे खाना, चंद्रकांता संतति पढ़ना आदि किन्हीं संदर्भों में गलत नहीं है, फिर भी नाटक के पात्र इन्हें चिपकर करते रहे। क्यों? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा करते? तो ये हमारे ऊपर है, और इसमें हम किसी भी तरह से आंसर लिखेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मैं बताता हूँ, आज के समय में ये तीनों कार्य किन्हीं संदर्भ में गलत नहीं कहे जा सकते हैं। किसी माना गौर किया जाए तो पात्रों द्वारा यह बताया गया है कि परिवार के लोगों को अंडे खाने चाहिए। तो इस बात का प्रमाण है,
मतलब खाने चाहिए, तो इस बात का प्रमाण है कि परिवार शुद्ध शाकाहारी है। तो ये प्रश्न जो मैं 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, 2 मिनट में हमारी वीडियो ख़त्म भी हो जाएगी, ठीक है। अतः यह उस संदर्भ में गलत ही होगा। ऐसे ही चंद्रकांता जैसी पुस्तकें मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई हैं। इसमें जादू और प्रेम इत्यादि का उल्लेख किया गया है, ठीक है। समय माना इसमें जादू उस समय माना जाता था कि इस प्रकार की पुस्तकें मनुष्य का मार्गदर्शन नहीं करती, अर्थात घर के लोगों को ऐसी पुस्तकें पढ़ने से मना किया जाता था। सिगरेट के बारे में कहा जाए तो कभी भी अच्छी नहीं मानी गई है, तब यह भी नुकसानदेह थी और आज भी नुकसानदेह है। यह हो सकता है कि आज के समय में इसका प्रयोग बहुत से अधिक लोग करते हैं। एक परिवार में घर वाले चाहते हैं कि बच्चे इसका प्रयोग ना ही करें, ठीक है। तो अंडे खाना, चंद्रकांता सतती पढ़ना आदि किन्हीं संदर्भों में गलत नहीं है, फिर भी पात्र के नाटक ने करते हैं। क्यों? आप इसके जगह होते तो क्या करते? इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो सभी प्रश्न यहाँ पे में ख़त्म हो जाते हैं। सभी प्रश्न और आंसर मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इन्हें दोबारा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो मैं इस तरह से आपको दिखाऊंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। और एक हिस्ट्री की वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तभी जाके मैंने आपके लिए हिंदी की भी बनाई है। आपका एग्ज़ाम आई थिंक 29 Feb 2020 को है, ठीक है। तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनसे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। और आएगा भी तो ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन को आप छोड़ ही सकते हैं। आप ये प्रश्न करेंगे तो आपको, और जितना मैंने बताया आप इससे थोड़ा सा भी कम लिख देंगे तो भी आपको पूरी मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो आज की वीडियो है वो हम ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी प्रश्न मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपके कविता वाले जो 10 प्रश्न हैं वो ये हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट करके बताते रहिए दोस्तों, आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ये आपकी जो कविताएं हैं उन कविताओं से मैंने प्रश्न छांटे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी जो essay 2 पेपर्स हुए आपके पिछले 5-6 साल के, और जो आपके सैम्पल पेपर्स हैं और आपके जो सपोर्ट मटेरियल है उसी को पढ़ने के बाद में ये सभी प्रश्न मैं आपके लिए छांट के लाया हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, आप देखेंगे तो कई बार ये पूछे भी जा चुके हैं और इनके आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका कविता वाला पार्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद ये आपका आता है जो आपका चैप्टर वाला पार्ट होता है वो वाला, यानी कि आपका गद्य खंड, ठीक है। तो बहुत से यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और भी हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। पहले प्रश्न ढूंढा है मैंने, फिर या इनको लिखा है, टाइपिंग की है। तो हिंदी में टाइपिंग करना बहुत बड़ी बात होती है, और इतना लिखना हिंदी में तो वो और भी बड़ी बात हो जाती है जब आप जॉब करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चैप्टर मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।